हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन के साथ शुरू किया था। आज उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें है केपलर्स लॉ। केपलर्स आपने 3 लॉ दिए। केपलर्स आपने काफी काम किया है एस्ट्रोनॉमी में। आओ इन लॉस को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट लॉ देखते हैं। केपलर्स आपका पहला लॉ क्या बताता है वो समझते हैं। केपलर्स आपका पहला लॉ ये बताता है कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बारे में हमें जानकारी देता है कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट किस पाथ के अलॉन्ग घूमे। क्या वो मनमर्जी कोई भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं? जैसे एक अगर सन है तो अगर सन हम कोई भी पॉइंट पे लेते हैं तो प्लैनेट कैसे ऑर्बिट में घूम सकते हैं? क्या वो सर्कुलर है, क्या वो कैसे? तो पहला लॉ ये कहता है कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। तो पहला लॉ समझने के लिए बेसिकली हमें एक कर्व का जानकारी होना चाहिए जिसका नाम है इलिप्स। बचपन में मतलब 8, 9, 7 में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, सर्कल ये पढ़ चुके हैं। वैसी एक और ज्योमेट्रिकल फिगर जो थोड़ा आपको 11th 12th में आएगा, जो यहाँ पे छोटा सा जानकारी हम लोग को लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इलिप्स। इलिप्स यानी क्या? हम बोल सकते हैं अंडाकृति, जो हम बोलते हैं बेसिकली एक शेप जिसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। आप सोच सकते हैं कि सर्कल को थोड़ा पिचका दिया तो वो इलिप्स बन जाएगा, है ना। सो इलिप्स क्या है, मतलब एक पहले इलिप्स को 2 मिनट समझेंगे फिर फर्स्ट लॉ पे आ जाएंगे। तो इलिप्स कैसा है? जैसे सर्कल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है गाइस? सर्कल में क्या होता है कि सर्कल पे आने वाला हर पॉइंट सेंटर से सेम दूरी पे होता है और वो दूरी को हम रेडियस बोलते हैं ना। जैसे अगर मान लो रेडियस 4 है तो सर्कल पे आने वाला हर पॉइंट सेंटर से सेम दूरी पे होता है। ये सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वैसे इलिप्स की क्या खासियत है? तो इलिप्स की क्या खासियत ये है कि इलिप्स पे आने वाले हर पॉइंट, है ना, वो 2 फिक्स पॉइंट से, 2 फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट 1 और ये फिक्स पॉइंट 2, इनसे अगर मैं इलिप्स पे आने वाला एक आधा पॉइंट लेता हूँ P1, तो F1 P1 प्लस F2 P2, F1 P1 प्लस F2 P1, ये जो आएगा उतना ही, और भी मैं कोई इलिप्स का पॉइंट दूंगा दोस्त, उतना ही जिस दूरी ये भी आएगा, दैट इज F1 P2 प्लस F2 P2। ये एग्जैक्ट इलिप्स नहीं है डायग्राम के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली लॉजिक क्या है, किस कर्व को मैं इलिप्स कह सकता हूं? तो इलिप्स मतलब ऐसे पॉइंट का गुच्छा। जैसे सर्कल मतलब क्या? पहले सर्कल समझ लो तो फिर इलिप्स को समझने में ज्यादा आसानी जाएगी। सर्कल को क्या, कोई सर्कल यानी क्या? सर्कल यानी ऐसे पॉइंट का गुच्छा जिसका एक फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर सब पॉइंट्स होते हैं, जिस उस दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। वैसे इलिप्स यानी क्या? ऐसे पॉइंट का गुच्छा जिनकी सम ऑफ द दूरी, है ना। इलिप्स पे आने वाले हर एक पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है, उसकी जितनी दूरी इससे प्लस जितनी दूरी इससे, ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज इलिप्स। इलिप्स यानी ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिस पे आने वाला हर पॉइंट 2 फिक्स पॉइंट से, जिस पे आने वाले हर पॉइंट का सम ऑफ द डिस्टेंस 2 फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जो फिक्स पॉइंट है इनको कहते हैं फोकस। फोकस इज द सिंगुलर और फोका है, इसको प्लूरल में कह सकते हैं। नहीं समझा? एक बार वापस समझा दो कि अगर इलिप्स पे देखो, एक बार वापस समझाने की कोशिश कि इलिप्स जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे इलिप्स के लिए फोकस डिफाइंड है। और सर्कल का सेंटर एक होता है, इलिप्स के लिए 2 फोसाई होते हैं। फोकस इज द सिंगुलर, फोसाई इज द प्लूरल। तो ये अगर मान लो एक फोकस F1 और ये एक फोकस F2, तो इलिप्स पे अगर कोई भी पॉइंट आ रही है ना, तो जैसे मान लो कि ये दूरी और ये दूरी, है ना, ये अगर, है ना, सो ये अगर मैं पॉइंट P1 मानता हूं, वही बात मैं वापस समझा रहा हूं कि इलिप्स पे आने वाला हर पॉइंट, जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट P1, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इलिप्स पे आ रहा है तो P1 F1 प्लस P2 F2 जो होगा वही, अगर मैं कोई और दूसरा पॉइंट भी लूंगा उतनी ही दूरी ये भी रहेगी। अगर ये पॉइंट P2 रहेगा तो P2 भी वही, ये दूरी का सम जितना रहेगा उतना ही ये दूरी का सम रहेगा। ये इलिप्स ही करेगा। इनफैक्ट ये 2 छोड़ो, इलिप्स पे आने वाले हजारों लाखों करोड़ों ये सभी पॉइंट ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे। तो इलिप्स को डिफाइन कैसे किया कि हम बोल सकते हैं गुच्छा ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट सम ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स is constant and that sum of the distance is called as, हम लोग बोल सकते हैं that 2 fixed points are called as basically focus, है ना, जिसको प्लूरल फोसा है हम बोल सकते हैं। तो अभी अगर हमें इलिप्स समझा है तो अब हम केपलर का फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स अपने मनमर्जी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। प्लैनेट्स मनमर्जी ऑर्बिट में नहीं घूमते, दे आर मूविंग इन अ फिक्स ऑर्बिट, है ना। प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और प्लैनेट्स अगर इलिप्स में घूम रहे ठीक है, बट सन भी क्या है? सन हमेशा वन ऑफ द फोसाई पे रहेगा। सर वन ऑफ द फोसाई यानी क्या?
कि अगर ये इलिप्स बन रहा है ना, इलिप्स के लिए कौन थी, जैसे सर्कल के लिए सेंटर फिक्स है वैसे इलिप्स के लिए फोकस फिक्स है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहला लॉ क्या है कि प्लैनेट रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन ऑन वन ऑफ इट्स फोसी है ना। जैसे एक आधा अगर ये सन है तो दूसरा कोई इलिप्स यहाँ भी बन सकता है ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ये दूसरा प्लैनेट ऐसा घूम सकता है, तीसरा कुछ ऐसा भी बन सकता है, चौथा कुछ ऐसा भी बन सकता है। मतलब ऐसे अलग अलग इसमें से बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे, लेकिन प्लैनेट जितने भी रहेंगे वो सब ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे, लेकिन उन सभी इलिप्स के बेसिकली सन कहां पर रहेगा, उनके फोकस पे ही रहेगा है ना। अब फोकस पे ही रहेगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, बेसिकली दैट प्लैनेट रिवॉल्व्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज प्रेजेंट ऑन वन ऑफ इट्स फोसी। पहला लॉ ये बताता है कि प्लैनेट अपने मनमर्जी ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते अराउंड द सन, और वो भी सन भी कहां पर है, सन इज प्रेजेंट ऑन द फोकस ऑफ दैट इलिप्स है ना। मैंने बोला जैसे फोकस निकालते कैसे क्या है ये अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है, बट फोकस आप मान लो वो फिक्स पॉइंट्स है, जैसे सर्कल में सेंटर होता है वैसे इलिप्स में फोकस होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन ऑन वन ऑफ इट्स फोकस। ओके गाइस, अगर फर्स्ट लॉ अगर क्लियर है तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। सेकंड लॉ में केपलर साहब ने क्या बोला है देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा स्पीड की जानकारी दे रहा है, मतलब है ना, हमें इनके प्रूफ 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं है ना। जब आप 11th में जाते हो तो प्रूफ रहता है इसका सीबीएसई में। सो अगर हम लोग बात करें कि अगर ये मान लो सन और ये मान लो प्लैनेट है ना, अब मैं जो डायग्राम में बता रहा हूँ वो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका वास्तविक डेटा या स्केल से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जस्ट टू गेट अ आइडिया। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है गाइस, देखो कि अगर ये सपोज कोई भी हमारा प्लैनेट मान लो और ये सन है, तो प्लैनेट कैसे घूमते हैं है ना, प्लैनेट कैसे घूमते हैं। मान लो आज मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सपोज कुछ 11 तारीख है ना, 11 तारीख है और 2 दिन में या कुछ 11 तारीख में 10 दिन मान लो, 11 तारीख से 21 तारीख तक ये 11/5 है, यहाँ से 21/5 तक इतना एरिया घूम गया ना। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा एरिया बताया, कोई ऐसा ना बोले कि सर 365 में पूरा ये वो, कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोले कि अगर 10 दिन में ये इतना एरिया घूम रहा है, इतना एरिया, तो इस एरिया को मान लो A1 है ना। और फिर थोड़ा सा और आगे जा रहे, समझो यहाँ पे कुछ आगे और मान लो कुछ, तो समझने के लिए कि भैया 20/6 मान लो ऐसा, या कुछ भी मान लो 20/8 मान लो दिस है ना। तो 20/8 में अगर ये रहेगा और फिर 10 दिन का यहाँ मान लो दिस, और इसके कारण ये जो प्लैनेट है, ये फोकस के कारण जो एरिया बना रहा है इसको मान लो A2। तो सेकंड लॉ केपलर का क्या बोलता है कि जितना एरिया ये 10 दिन में रहेगा उतना ही एरिया ये 10 दिन में रहेगा। यानी मीनिंग क्या है कि प्लैनेट जो एरिया स्विप कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है प्लैनेट, कैसे झाड़ू लगा रहा है सर, ये फिक्स है सन और ये प्लैनेट ऐसे दिस, तो जितना एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने यहाँ भी 10 दिन लिया, देखो 11 से 21 तारीख, मैंने आंकड़े सिर्फ समझने के लिए लिए, आप एग्जाम में ऐसा कभी ना लिखे, ये सिर्फ फील लेने के लिए कि प्लैनेट जितना एरिया इधर स्विप करेंगे 10 दिन में उतना ही एरिया। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एंगल बनाया, यहाँ कम एंगल बनाया, क्यों, क्योंकि ये एरिया इक्वल बताना है मेरे को। सो प्लैनेट स्विप्स इक्वल एरिया। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में बताता है कि कैसे घूमेंगे, उसके ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। दूसरा लॉ हमें थोड़ी उसके स्पीड की आइडिया दे रहा है। स्पीड की आइडिया है क्या, हम कह सकते हैं कि प्लैनेट जब पास में रहता है सन के तो थोड़े फास्ट घूमते हैं, और जब दूर रहते हैं तब स्लो घूमेंगे, तभी जाकर ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या आएगा गाइस, स्टेटमेंट क्या आएगा कि प्लैनेट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना। इक्वल, मैंने 10 दिन ही क्यों लिया, एक समझने के लिए। इसका मीनिंग क्या है, देखो प्लैनेट किसके साथ एरिया स्विप कर रहा है, तो सन के साथ है ना। एक सन अपने फोकस पे, एक फोकस या दूसरा फोकस, तो प्लैनेट अगर यहाँ 10 दिन में जितना एरिया स्विप कर रहेगा उतना ही एरिया यह प्लैनेट 10 दिन में। इसके अलावा तुम इधर भी कोई कर लो ऐसे दिस, एक ऐसा कर लो, ये मतलब और दूर का पॉइंट ले लो, जैसे ये एकदम और दूर का पॉइंट ले लिया ऐसे दिस। तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, जैसे 1-10 मान लो और ये 11-10 मान लो, ऐसा है ना। तो एरिया ये A1, ये A2, ये A3, तो कौन सबसे ज्यादा एरिया है ना। तो मैंने तीनों में इंटरवल देखो सेम दिया, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन। ऑब्वियसली ये 10 दिन सिर्फ समझने के लिए दिया है, ये स्केल से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए 10 दिन का समझाया है ना। सो जितना एरिया ये 10 दिन में उतना ही ये 10 दिन में, उतना ही ये 10 दिन में। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना दूर होकर यहाँ पे एरिया ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये स्पीड के बारे में दर्शाता है कि जब प्लैनेट पास रहते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, और जब प्लैनेट दूर रहते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है। इसके रीजंस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके एक टॉपिक आता है, उसके भरोसे एक्सप्लेन किए गए, जो हमारे सिलेबस में
10th के लेवल पर नहीं है, बट आप याद रखें कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सेकंड केपलर साहब का लॉ है। पहला लॉ क्या था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन व्हेन विद सन प्रेजेंट ऑन वन ऑफ इट्स फोकस, यानी कहा प्लैनेट अपने मनमर्जी ऑर्बिट में घूम नहीं सकते, ये फर्स्ट लॉ बताता। सेकंड लॉ क्या बताता कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किताबों में अगर आप देखते हो, जैसे 10th में तो इतना नहीं पूछते, बट 11वीं 12वीं की किताब में बहुत कॉमन क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया A1 दे देगा, A2 दे देगा और A3 दे देगा और ऐसा कुछ डेट दे देगा और बोल देगा आपको कि सबसे ज्यादा एरिया किसका। तो केपलर लॉ से समझता है कि भैया अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो प्लैनेट जो है वो इक्वल एरिया बनाएंगे। किसके साथ एरिया बनाएंगे? उसकी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और सन। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दिस, ये जो सेक्टर के एरिया है, जितना इस सेक्टर का एरिया रहेगा उतना ही इस सेक्टर का, उतना ही इस सेक्टर का। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स। ओके, so guys, if second law is clear, let us talk about the third law of Kepler's planetary motion। ठीक है, थर्ड लॉ क्या समझाता है केपलर साहब का? देखो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सन की बात करते हैं और प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स को वैसे तो हम जानते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट केपलर साहब ने बोला, तो इलिप्स के लिए ऐसा कुछ रेडियस जैसा नहीं होता है, बट एक मैं मीन डिस्टेंस करके मान सकता हूं। और इस लॉ को समझने के लिए फिलहाल मैं इसको वापस सर्कुलर ही कर रहा है। देखो कोई बोल सकता है कि सर ये क्या मजाक है, कभी आप इसको इलेक्ट्रिकल लेते, कभी आप इसको सर्कुलर लेते हैं ना। दिस इज जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ द लॉज। वास्तविक में हम जानते हैं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम ही नहीं रहे, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम ही नहीं रहे, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही घूम रहे। बट टू गेट द आइडिया मैं एक बार सर्कुलर से समझाता हूं, फिर मैं उसको इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये लॉ समझा दूंगा। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लो कि ये सेकंड लॉ क्या बताता है कि मान लो ये कोई प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड T1 है। टाइम पीरियड यानी क्या? इस पूरे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। फॉर एग्जांपल हमारा टाइम पीरियड सन के लिए बेसिकली 1 साल है। 1 साल में अपना अर्थ पूरा सन के अराउंड घूम रहा है ना। सो और इसका रेडियस मान लो गाइस R1। ऐसे कोई दूसरा प्लैनेट मान लो, कोई XYZ प्लैनेट ऐसा, तो वो और बड़ा मान ले तो सर्कुलर ही मानते हो दिस, और इसका रेडियस में मान लेते हो R2 और इसका टाइम पीरियड है T2, है ना। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑब्वियसली मतलब दिख रहा है कि बड़ा चक्कर लगा रहा है तो शायद उसको ज्यादा समय लगेगा, तो सेकंड लॉ इसी चीज को बताता है कि टाइम पीरियड और उसकी दूरी, किसकी दूरी? प्लैनेट की दूरी जो सन से, ये सेकंड प्लैनेट है, इसकी टाइम पीरियड और दूरी का क्या रिलेशन है, वो लॉ उसके बारे में जानकारी सेकंड लॉ देता है। दैट इज T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ये लॉ है, केपलर साहब ने अलग अलग प्लैनेट्स के डेटा लिए, उनकी दूरी से उनके टाइम पीरियड कंपेयर किए और उसके भरोसे ये फॉर्मुलेट किया बेसिकली कि T² प्रोपोर्शनल टू R³। व्हाट इज T² प्रोपोर्शनल टू R³? हम लोग कह सकते हैं कि T यानी क्या? टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज R? R इज द मीन रेडियस। सर इसका मीनिंग क्या हुआ ये तो बता दो। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना ज्यादा मीन रेडियस रहेगा, यानी जितना दूरी पर प्लैनेट रहेगा, जितना ज्यादा, ये जितना ज्यादा यानी R जितना ज्यादा, मीन रेडियस जितना ज्यादा प्लैनेट का रहेगा, यानी सन से जितनी ज्यादा दूर रहेंगी उतना ज्यादा समय उसको लगेगा, उतना ज्यादा समय बेसिकली उस प्लैनेट को गोल पूरा घूमने के लिए लगेगा। T यानी क्या? उसको एक चक्कर लगाने के लिए लगने वाला समय। तो R यानी क्या? उसका मीन रेडियस। मीन रेडियस वर्ड क्यों यूज कर रहे? रेडियस क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि हम जानते हैं ये सर्कुलर तो रहते ही नहीं है। समझाने के लिए मैंने सर्कुलर बनाया, बट वास्तविक में तो इलिप्टिकल रहते हैं। तो इलिप्टिकल के लिए एक टर्म समझ लो आप, मीन रेडियस करके, है ना। इफेक्टिव एवरेज रेडियस जैसा आप समझ लो मीन रेडियस। तो जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना उसको टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। दिस इज द थर्ड केपलर लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता था कि भैया प्लैनेट मनमर्जी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, प्लैनेट रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन ऑन वन ऑफ इट्स फोकस। दूसरा लॉ क्या बताता है? हम लोग कह सकते हैं सेकंड लॉ में आइडिया देता था कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यानी जैसे मैंने आपको बोला कि भैया इस तरह से कि जब प्लैनेट जब सन से पास में रहेंगे तो फास्ट घूमेंगे और जब सन से दूर रहेंगे तब वो स्लो घूमेंगे, ताकि एरिया क्या है? कांस्टेंट रहे। और तीसरा लॉ क्या बताता है कि जितना ज्यादा उसका मीन रेडियस रहेगा प्लैनेट का, उतना उसको समय ज्यादा लगेगा, है ना। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। सो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं तीनों ही केपलर के लॉ। ओके गाइस, अब एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हम लोग कि केपलर्स के लॉ को यूज करके हम न्यूटन्स के लॉ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन का लॉ क्या था, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था गाइस कि अगर कोई भी दो मासेस है, अगर एक मास m1 मान लेता हूँ और एक मास m2 मान लेता हूँ और इनके बीच की दूरी अगर मैं r मान लेता हूँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि बेसिकली इनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और वो रहेगा बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
जब हमने ये लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था कि इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली लॉ, जैसे हमने इसके प्रूफ की मैथमेटिकल प्रूफ की बात नहीं की थी, अब इसके मैथमेटिकल प्रूफ की आर स्क्वायर को इनवर्सली फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस चीज को मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग केपलर्स लॉ, है ना। मतलब केपलर्स लॉ की मदद से एफ आर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है वो चीज हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ऑब्वियसली हम कौन सा केपलर का लॉ यूज करेंगे, दैट इज थर्ड लॉ। व्हाई? बिकॉज थर्ड लॉ ज्यादा मैथमेटिकल है। फर्स्ट लॉ तो सिंपल कि प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं। सेकंड लॉ जो है वो एरिया के बारे में बताता है। थर्ड लॉ मैथमेटिकल टर्म्स बताता है कि भैया टाइम्स टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसको हम यूज लेंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो शुरुआत कैसे करेंगे, फिर से हम एक अप्रोक्सीमेशन मानेंगे कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं बेसिकली स्टार के अक्रॉस, है ना। तो एक आधा स्टार मान लेते हैं, मान लो सन जैसे, और उससे आर रेडियस पर एक कोई प्लैनेट घूम रहा है जैसे अर्थ जैसा, मान लो दिस ऐसे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v मान लो। फिर हमने एक बात की थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घूमना है तो उसको एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगना चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्यों लगता है, यानी इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर क्यों होती है, ये हमने बात नहीं की थी। वैसे ये फोर्स कितना होता है, ये फिर से हम कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक हमें अभी याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखना गाइस कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गोल घूमना है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगना चाहिए, इट इज गिवन एज mv²/r। सर ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इसका मीनिंग क्या एक बार समझते हैं कि अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर वो v रफ्तार से अगर r रेडियस में गोल घूम रहा है तो उसको कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है अगर गोल घूमना है, दैट इज mv²/r। mv²/r इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity v and having a radius r. This is the necessary centripetal force, है ना। इतनी फोर्स की जरूरत रहेगी। ऑब्वियसली अगर ये प्लैनेट्स की बात की जाए तो ये प्लैनेट के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, सो बेसिकली ये आया कहां से, इसका प्रूफ हमें अभी 10 तक नहीं हम लोग कह सकते हैं। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वी आर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r where m is the mass of the object performing circular motion। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास ऑफ द प्लैनेट आएगा, v वेलोसिटी आएगा, और r रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें तो गाइस हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। फिर से हम जानते हैं वैसे कि प्लैनेट्स की, अभी हमने केपलर के सेकंड लॉ में बात की थी कि प्लैनेट की स्पीड चेंज होती है, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको सेम मान सकते हैं। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सेम मानता हूं तो मैं स्पीड को v मान लेता हूं, और एक पूरा डिस्टेंस कवर करने को जो लगता है समय, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, इसलिए टाइम को मैं t। अगर टाइम पीरियड एक सर्कल का करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड एक सर्कल का लेना पड़ेगा। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने को कितना डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज 2πr, है ना। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आ गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये v की वैल्यू इसमें प्लग करते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में इसको प्लग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f इक्वल टू m 2πr/t का होल स्क्वायर अपॉन r, है ना। तो इससे हो गया जाएगा, इससे हो गया जाएगा। इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, f इक्वल टू ये हो जाएगा 4π² m r², एक r कैंसिल हो जाएगा इससे, तो r बचेगा अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई वांट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ r। तो मुझे t नहीं चाहिए, तो t नहीं चाहिए तो किसको याद करेंगे, केपलर बाबा को याद करेंगे, है ना। केपलर के थर्ड लॉ से क्या होता है कि t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, है ना। और कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। तो मैं इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं, दिस, एंड वी विल प्लग दिस वैल्यू ऑफ t² इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा गाइस, इक्वेशन 1 हो जाएगा, f इक्वल टू ये हो जाएगा 4π² m r, और t² क्या आ जाएगा, kr क्यूब। तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4π² m k 1/r²। तो हम देख सकते हैं ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो इससे निकल के आ रहा है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, और यही न्यूटन साहब ने स्टेटमेंट किया था। न्यूटन साहब ने बोला था फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
force will be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. वही चीज inversely proportional to the square of the distance between them हम प्रूव कर चुके हैं न्यूटन्स के लॉ बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। हमने किया क्या, हमने बोला भैया अगर ऑब्जेक्ट को गोल घूमना है तो उसको जो फोर्स की जरूरत है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई मेरे को आर्ग्यू कर सकता है कि सर ये तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाला, बट आपको तो न्यूटन साहब ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। अरे भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रोवाइड करेगा, है ना। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि केपलर्स के मदद से हमने यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव कर दिया। दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला था कि जितने ऑब्जेक्ट दूर रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर यानी कि जितने ऑब्जेक्ट दूर रहेंगे उतना बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, है ना। उस चीज को हमने केपलर्स की मदद से प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू।